मेरी बेबसी की किताब का कोई वर्ड तूने पढ़ा नहीं। तुझे क्या खबर कहाँ मर गई मेरी ख्वाहिशें तेरे शहर में। वो तेजी से चलती वहां से निकलती किचन में आ गई। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था वो इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। अभी तो वो खुद को इन सब के लिए तैयार कर रही थी और वो यूं अचानक आ गया था। उसे सामने देखकर इस शख्स के मुंह से उसके खिलाफ अदा हुआ एक एक लफ्ज उसके जहन में फिर से ताजा हो गया था। आयरा, अभी तुमने भूख की रट लगाई थी और अब मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ कि खाना खा लो आकर। लेकिन तुम ना जाने किन सोचों में गुम हो। लाइबा बेगम उसके करीब आती कंधा हिलाती हुई बोली। वो चौंकती हुई उनकी तरफ मुतवज्जह हुई। जी मम्मा, क्या कहा आपने? वो अपनी सोचों में ऐसी गुम थी कि उनकी कोई भी बात सुन न सकी। कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि आकर खाना खा लो। जी आ गई। वो खामोशी से खाना खाने बैठ गई। वो आज मनसा को खुद छोड़ने आया था। मनसा कब की उतर कर जा चुकी थी, पर उसकी नजर एक मंजर पर जम सी गई थी। सफेद ड्रेस में मलबूस वो छोटी सी लड़की चेहरे पर उदासी सजाए उसी की तरफ आ रही थी। सफेद ड्रेस में उसका चांद सा चेहरा दमक रहा था। नीली आंखें सारी दुनिया से खफा थी। गाड़ी से उतरते उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ उठने लगे। वो ट्रांस की कैफियत में कदम कदम चलता उसी की तरफ जाने लगा। वो लड़की उसके करीब से होती हुई यूनी में दाखिल हो गई। वो वहीं खड़ा एकटक उसी को जाता देख रहा था, यहाँ तक कि वो निगाहों से ओझल हो गई। ब्यूटी, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला था। उसके जाते ही वो जैसे किसी गहरी नींद से जागा था। उसका मोबाइल पिछले 5 मिनटों से लगातार बज रहा था, पर वो तो शायद किसी और ही दुनिया में गुम था। एक बार फिर उसका मोबाइल रिंग हुआ, जिसे इस बार वो जेब से निकाल गया। उसने मोबाइल पर नजर डाली जहां अरसम कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो बगैर ताखीर के कॉल पिक कर चुका था। ओए, कहा था कब से तुझे कॉल्स कर रहा हूँ। फोन के दूसरी तरफ से अरसम की चिंघाड़ती हुई आवाज गूंजी। यही था, वो बस मनसा को यूनिवर्सिटी छोड़ने आया था, इसलिए कॉल का पता नहीं चला। वो बात को गोल मोल करता हुआ बोला। अच्छा ठीक है, 1 घंटे तक मुझे मिल। अरसम उसे मिलने का हुक्म देता कॉल बंद कर चुका था। हारिब सिर झटकता कार की तरफ बढ़ गया। उसे अपनी बेखुदी पर हैरानी से हो रही थी। कैसे वो इतना बेख्तियार हो गया था। वो अपनी बेख्तियारी पर हंसते हुए बालों में हाथ चलाता गाड़ी में बैठ गया। वो सीढ़ियां उतरता नीचे आया जहां सब लोग नाश्ते में मसरूफ थे। वो भी सलाम करता कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मम्मा, डैड और चाचू नहीं नजर आ रहे। वो ऑमलेट का टुकड़ा मुंह में रखता हुआ बोला। वो आज जल्दी चले गए, उनकी कोई मीटिंग थी। उसके बैठते ही वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़ी हुई। अरसम ने बेसाख्ता निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए वो निगाहें पलटना भूल गया। नेवी ब्लू कलर के स्टाइलिश से कुर्ते में उसकी गोरी रंगत खूब चमक रही थी। सिर पर ड्रेस के हम रंग स्कार्फ लपेटे वो उसे 4 साल पहले वाली आयरा से यकसर मुख्तलिफ लगी। खुद पर काबू पाता वो फौरन निगाहों का जाविया बदल गया। मम्मा, मेरा नाश्ता हो गया है, खान चाचा को बोले मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दे। उसको देखकर उसका मूड पल में बिगड़ चुका था। बेटा, उन्हें तो तुम्हारे पापा ने किसी काम से भेजा है। वो परेशानी से बोली। मम्मा, मुझे देर हो रही है। उसका संजीदा चेहरा देख जाने कैसे उसका लबों से फिसला था। मैं छोड़ देता हूँ। वो जो परेशान सी खड़ी थी उसकी ऑफर पर मुड़े बगैर तड़क कर बोली। मैं अजनबियों का एहसान लेना पसंद नहीं करती। वो अजनबी लहजे में बोली। वो उसकी बात पर लब भींच कर रह गया। मम्मा, मैं चलती हूँ। गार्ड अंकल से कहकर टैक्सी करवा लूंगी। वो माँ के गले लगती गाल पर बोसा देती बाहर की जानिब बढ़ गई। वो जो कब से उसका इंतजार कर रहा था, बिलाखिर उसे आता देखकर पुरसुकून सांस खारिज करता हुआ बोला। बदतमीज इंसान, मुझे बुलाकर खुद कितना लेट आया है। मैं जाने ही वाला था अगर और 2 मिनट तू ना आता। सॉरी यार, ट्रैफिक में फंस गया था, इसलिए देर हो गई। वो अजलत में उसके करीब आता मुआजत करता हुआ बोला। 2 दिन हुए हैं हमें आए को और तुझे मेरी याद भी आने लगी जो यूं मिलने के लिए बुला लिया। चल बता क्यों बुलाया, अब क्या हो गया? हारिब उसे देखता हुआ बोला। क्या मतलब, मैं तुझे बगैर वजह मिलने के लिए नहीं बुला सकता। वो नाराजगी से बोला। चल अब नखरे छोड़ और काम की बात पर आ।
हारिब सुकून से बोला, यार क्या बताऊं, घर में सब मुझसे नाराज हैं। डैड तो मेरी तरफ देखते भी नहीं, और चाचू जहां मैं मौजूद होता हूं वहां पर बैठना तक गवारा नहीं करते। चची भी मुझसे नाराज हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि मैं अलहदगा पे बड़ी ही की मात्रा की बात करूंगा तो वो डैड मुझसे मजीद नाराज हो जाएंगे। तू ही बता, ऐसे में मैं क्या करूं? तुझे इतनी जल्दी क्यों है अलहदगी की? अभी तुझे आए 2 दिन हुए हैं, अभी घर वालों को मना, उनके साथ टाइम स्पेंड कर। और क्या पता अंकल खुद तुझसे ये बात कर लें। हारिब सादा से लहजे में बोला, जल्दी है मुझे यार, तू नहीं जानता मैं जल्द से जल्द इस अनचाहे रिश्ते से आजाद होना चाहता हूँ। जब तक ये रिश्ता कायम रहेगा मुझे यूं ही महसूस होगा कि मैं इस अनचाहे बंधन की कैद में हूँ। हारिब जो खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था उसे खामोश होता देखकर बोला, और तेरी मनकोहा साहिबा का रवैया तुझसे कैसा है? वो मुझे देखकर ऐसे रास्ता बदलती है जैसे मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। वो उसका सुबह वाला रवैया याद करता हुआ बोला, वैसे तुझे एक बात कहूं नरसिम? वो उसकी तरफ देखते संजीदगी से बोला। अरसम इस बात में सिर हिलाता इजाजत दे गया। देख यार, तुझे एक मुखलिस मशवरा दूंगा। मैं मिला हूँ आयरा से, अच्छी लड़की है। बस कुछ बचपना है उसमें, अब इन 4 सालों में वो भी शायद दूर हो गया होगा। वक्त के साथ साथ इंसान मैच्योर हो जाता है। फिर तुझे उससे क्या मसला है? तुम एक बार ठंडे दिमाग से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच। तू अपना मुंह बंद रख। वो उसकी बात पर झुंझलाता हुआ बोला, अगर मेरे मशवरे तुझे इतने ही बुरे लग रहे हैं तो मैं उठकर चला जाता हूँ। मेरा मूड बहुत अच्छा, अपनी बकवास से खराब मत कर। वो उसे घूरी से नवाजता हुआ बोला, अच्छा मौसूफ का मूड आज सुबह सुबह ही अच्छा है और लग भी फ्रेश रहा है। क्या बात है? वो आईब्रो उचकाता हुआ बोला, कुछ खास नहीं, बस आज सुबह सुबह एक परी का दीदार हो गया था, बस उसे देखते ही मूड खुद ब खुद अच्छा हो गया। वो जैसे उसका हसीन चेहरा आंखों के पर्दे पर लाता हुआ बोला, एहम एहम। उसे ख्यालों में खोए देखकर अरसम शरारती अंदाज में बोला, इश्क विश्क का मामला तो नहीं बरकुरदार? चल ओए मुंह बंद रख, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। वो हरी झंडी दिखाता हुआ बोला, कबीर बेटा। वो अजलत से घर में दाखिल हुआ जब अपने नाम की पुकार पर उसे रुकना पड़ा। जी मम्मा। वो मुड़ता हुआ बोला, इधर मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं चाह रही थी कि मुसफ्फरा की रुखसती अब करवा लेनी चाहिए। तुम दोनों के निकाह को काफी टाइम हो चुका है, और मुझे लगता है इतना वक्त काफी होता है एक दूसरे को समझने में। वैसे भी मुसफ्फरा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे नहीं लगता तुम्हें उसे परखने की जरूरत है। नो मम्मा, अभी बिल्कुल नहीं। अभी मुझे मेरे करियर पर फोकस करने दे, अभी मुझे इन सब झंझटों में नहीं पड़ना। वो अटल अंदाज में बोला, तुम भी बात को समझो। उसकी माँ को भी टेंशन होगी। तुम तो जानते हो कि उनके घर के क्या हालात हैं, ऐसे में हम उनका एहसास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और ये मत भूलो, इस रिश्ते में तुम्हारी रजामंदी भी शामिल थी। तुमसे पूछकर ही ये सब हुआ है। मैं देख रही हूँ तुम्हारा रवैया दिन ब दिन बच्ची के साथ कैसा हो रहा है। जब से तुमने जॉब शुरू की है तुम जाने किस सिमत चल निकले हो। तुम अपनी हरकतों से मुझे ये सोचने पर मजबूर मत करो कि तुम्हारी बात मानकर मैंने कोई गलती कर दी है। वो जांचती निगाहों से उसे देखती हुई बोली, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मा, बस मुझे कुछ वक्त दे दे। हम। वो उसकी बात सुनती हुंकार भर गई। कबीर नियाजी का निकाह मुसफ्फरा से उसकी रजामंदी जानने के बाद हुआ था, मगर अब उसे लगता था कि उसने अपनी मम्मा की बात मानकर गलती कर दी है, उसे मुसफ्फरा से बेहतर लड़की मिल सकती थी। वो एनेक्सी के पिछली तरफ खामोश खड़ी डूबते सूरज को देख रही थी। कभी कभी वो सोचती थी काश उसका कोई भाई होता जो इस मुश्किल वक्त में उनकी ढाल बन सकता, उन्हें जमाने के सर्द व गर्म से बचाता। वो अपनी सोचों में इतनी महव थी कि आने वाले की आहट भी महसूस न कर सकी। वो जो अरसम से मिलने के बाद घर में बैठा बोर हो रहा था, कुछ देर गार्डन में बैठ गया। गार्डन से होता हुआ अब वो एनेक्सी की बैक साइड पर आ चुका था। वहां किसी लड़की की मौजूदगी उसे हैरानी में मुब्तला कर गई। वो उसके नजदीक आते संजीदगी से पूछ बैठा, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रही हो?
वो किसी की आवाज सुनती उसकी तरफ मुतवज्जह होती चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। मैं क्यों बताऊं कौन हूं मैं? पहले तुम ये बताओ, तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? वो कमर पर हाथ टिकाती कड़े तेवरों से गोया हुई। हारिब उसे देखता फ्रीज हो चुका था। तुम यहाँ? वो कम से कम उसकी तवक्को नहीं कर रहा था। वो तो सुन ही न सका कि उसने उससे क्या कहा है, वो तो बस उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे के एक एक नक्श को निहार रहा था। मैं कुछ पूछ रही हूँ, मेरी बात का जवाब दो। हारिब जो गौर से उसकी तरफ देख रहा था उसके बोलने के अंदाज पर चौंका था। उसने तो अब गौर किया था कि वो बोलते हुए अटकती है। थोड़ी देर पहले दिल जो उसकी मौजूदगी पर खुशगवार सा एहसास हुआ था, अब दिल हर चीज से उचाट हो चुका था। वो खामोशी से लंबे लंबे डग भरता वहां से निकलता चला गया। मुसफ्फरा ने उसे हैरानी से वहां से जाता देखा। वो सिर झटकते फिर से सामने डूबते सूरज पर निगाहें टिका गई। वो वहां से निकलता अपने रूम में बंद हो चुका था। उसे अपने घर में देखता वो कितना खुश हुआ था, इस सब में वो ये बात भी फरामोश कर चुका था कि वो यहाँ क्यों मौजूद थी। उसे जाने क्यों उसे ऐसे अटकते हुए बोलते देखकर तकलीफ हुई थी। मुझे क्यों इन सब से फर्क पड़ रहा है? मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ? क्या लगती है वो मेरी? मैं हरगिज भी अब उसके बारे में नहीं सोचूंगा। वो मन ही मन में ये प्लान भी कर चुका था कि वो सुबह फिर मनसा को छोड़ने जाए, क्या पता फिर उस परी का दीदार हो जाए। उसे कहाँ मालूम था कि उसके दिल की ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, वो भी ऐसे। मैं अब उसके बारे में नहीं सोचूंगा, जब मुझे उससे कोई सरोकार नहीं रखना, ये सब जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वो अटल अंदाज में खुद को डपटता हुआ बोला। सारा 2 बजे तक तैयार रहना। मैंने भाभी को फोन करके आगाह कर दिया था कि हम आ रहे हैं। मैंने सरसरी सा जिक्र किया था, मैं चाह रही थी वहां जाकर मुनासिब तरीके से बात का आगाज करें। क्या ख्याल है? वो अपनी बात उनके सामने रखती हुई बोली। सही कहा भाभी, ऐसी बातें फोन पर अच्छी नहीं लगती। आपने ठीक किया, और बेफिक्र रहिए, मैं टाइम पर रेडी हो जाऊंगी। मैं जोहान के लिए बेहद खुश हूँ, बस खुदा से दुआ है कि वो दोनों साथ खुश रहें। वो आमना बेगम की बात के जवाब में बोली। मनसा जो नकाहत के बायस सारा बेगम की गोद में सिर रख कर लेटी थी, आमना बेगम की बात पर चौंक सी गई थी। उसकी आंखों में हादिया की शबीह लहराई। ऐसा क्या खास था उसमें जो जोहान उसको तरजीह दे रहा था? 2 आंसू खामोशी से टूटकर सारा बेगम की गोद में जज्ब हुए। वो खामोशी से उठती कमरे से बाहर को निकलने को थी जब सारा बेगम उसे बाहर जाता देखकर बोली। मनसा, बच्चे किधर जा रही हो? मम्मा, मेरी तबीयत नहीं ठीक, अपने कमरे में जा रही हूँ, कुछ देर आराम करूंगी। वो मुड़े बगैर बोलती बाहर निकल गई। वो दोनों अब भी जोहान और हादिया के रिश्ते की बाबत बात कर रही थी, पर वो कान लपेटती वहां से निकलती चली गई। वो बगैर दस्तक दिए दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ। उसे गहरी सोच में डूबा देखकर वो धूप से आकर सोफे पर बैठा। जोहान चौंकते हुए उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। वाह भाई, अभी भाभी आई भी नहीं है और आप अभी से उनकी यादों के हिसार में खोए हैं। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए शरारती अंदाज में गोया हुआ। उसका इशारा हादिया की तरफ था, जिनकी तरफ आज घर वाले जा रहे थे। क्या बकवास कर रहा है, मैं समझा नहीं। वो उसकी गोल मोल बातों पर झुंझला कर बोला। वो पहले ही मनसा की वजह से परेशान था। उसने तो उससे बात करना भी छोड़ दिया था कि वो समझ जाए कि वो जो सोच रही है ऐसा मुमकिन नहीं। पर दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों से उसकी मुसलसल खराब तबीयत उसे टेंशन में मुब्तला कर रही थी। ये देखिए भाई, आप फिर भाभी को सोचने लगे, फिर कहेंगे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। हारिब मुंह बनाता हुआ बोला। तुम मेहरबानी करके अपना मुंह बंद रख और यहाँ से निकल। वो तकरीबन उसे दफा होकर इशारा करता हुआ बोला। बस मुंह से कहने की कसर बाकी थी। भाई, आपको जरा भी एहसास नहीं है, मैं इतने सालों बाद लौटा हूँ। मेरा हाल अहवाल पूछे, मेरे साथ वक्त गुजारें। अब आपको एहसास नहीं है, मैं खुद ही आ गया और आप अब भी मुझे बाहर निकाल रहे हैं। That's not fair, वो मिस्कीन शक्ल बनाता हुआ बोला। जुहान को उसके अंदाज पर हंसी आई थी। तू ना एक नंबर का नौटंकी है, सब पता है मुझे।
मेरे सामने ये मिस्कीन शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है, खूब अच्छे से आगाह हूँ तेरी चालाकियों से। वो उसे आंखें दिखाता हुआ बोला। हारिब ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा। कबीर नियाजी जिस ऑफिस में काम करता था वहां आज अफरा तफरी मची थी। वजह बॉस की बेटी अपनी तालीम मुकम्मल करके लंदन से लौटी थी। आज वो ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी। सबको यही मालूम था कि वो नकचढ़ी और मगरूर सी है। बाहर से उन्हें इत्तला मिल चुकी थी कि नताशा गाजी आ चुकी है। जैसे ही हील की टिक टिक की गूंजी सारा स्टाफ अलर्ट हो चुका था। अपनी नौकरी सबको प्यारी थी, कोई भी गलती करके वो लोग अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहते थे। वो मगरूर सी चाल चलती किसी को भी मुखातब किए बिना बेनियाज सी अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। कबीर काफी हद तक उसकी पर्सनैलिटी से मुतासिर हो चुका था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि उसे इत्तला मिली कि उसका बुलावा आ चुका है। मैम, नताशा आपसे मिलना चाहती हैं। एक वर्कर उसे आगाह करके जा चुका था। वो परेशान सा हो गया कि उसने अभी ऐसा कुछ किया भी नहीं, फिर क्या वजह हो सकती है। बहरहाल जो भी था जाना तो उसे था। वो खुद को कंपोज करता नताशा के केबिन की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा नॉक करके अंदर आने की इजाजत ली। इजाजत मिलते ही अंदर दाखिल हुआ। अहमद गाजी उसके साथ ही बराजमान थे। उसे देखते ही वो उसकी तरफ मुतवज्जह हुए। नताशा बेटी, इससे मिलो, ये है कबीर नियाजी। इसे काम करते अभी कुछ ही वक्त हुआ है, पर इस थोड़े से वक्त में ही ये अपने आप को मनवा चुका है। मुझे इसके काम करने का अंदाज पसंद है। वो नताशा को उसके हालिया प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगे। नताशा ने इम्प्रेस होकर उसकी तरफ देखा। नताशा बच्चे, हम चाह रहे हैं कि आप कबीर के साथ मिलकर काम करो ताकि इनसे आप भी कुछ सीख सकें। ओके। नताशा इस बात में सिर हिलाकर उसकी तरफ मुतवज्जह हुई। आपसे मिलकर अच्छा लगा, उम्मीद है हम साथ में अच्छा वक्त गुजारेंगे। उसने मुसाफहे के लिए हाथ बढ़ाया जिसे कबीर खुशी खुशी थाम चुका था। वो ऑफिस से बाहर आकर लाशुई तौर पर नताशा का मुवाजना मुस्फरा से करने लगे। उसे हर तरह से नताशा का पलड़ा भारी होता महसूस हुआ। वो हर लिहाज से मुस्फरा से बेहतर थी, ये उसकी सोच थी। हाँ, एक चीज थी कि मुस्फरा नताशा से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। पर उसका मानना था कि सिर्फ खूबसूरत होना काफी नहीं, इंसान में खूबियां भी होनी चाहिए। मुस्फरा का सोचते ही उसका हलक तक कड़वा हो चुका था। उसे एक दफा फिर अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हुआ जो वो मुस्फरा के साथ निकाह करके कर चुका था। वो लोग खुशी खुशी रिश्ते की बात करते घर लौटे थे। उन्होंने सोचने का वक्त मांगा था। उन्हें 100% यकीन था कि उनकी तरफ से मुसब्बत जवाब ही होगा। वो अभी रिलैक्स होकर बैठे ही थे जब सबूरा भागती हुई आई। बीबी जी, वो तकरीबन चिल्लाती हुई नीचे आई। क्या हो गया सबूरा, क्यों शोर मचा रही हो? सारा बेगम उसे डपकते हुए बोली। बीबी जी, वो मैं मनसा बीबी के कमरे में खाना देने गई थी, पर वो तो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की पर वो बिल्कुल भी नहीं उठ रही। उसके बोलने पर सबसे पहले हारिब को ही होश आया था। वो भागता हुआ सीढ़ियां फलांगता मनसा के कमरे की तरफ बढ़ा। बाकी सब भी उसके पीछे भागे। 1 मिनट पहले माहौल कितना खुशगवार था और अब सभी टेंशन में थे। जुहान जो उनकी आवाज सुनता लाउंज में आया था, मनसा की हालत देखता लब भींच गया। हारिब उसे लेकर फौरन गाड़ी की तरफ भागा। उसका रुख करीबी अस्पताल की तरफ था। 1 घंटा वहां परेशानी में बैठने के बाद उसकी तबीयत संभली थी। डॉक्टर के बाहर निकलने के बाद हारिब उनसे मुखातब हुआ। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? वो ठीक तो है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? उसके लहजे में वाज़ेह बेचैनी थी। जी, अब वो पहले से बेहतर हैं। उन्होंने किसी बात की टेंशन ली है, बुखार भी बेहद तेज था लेकिन अब उनकी कंडीशन स्टेबल है। उनकी ड्रिप के मुकम्मल होते ही आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। बस उनकी डाइट का खास ख्याल रखें और टेंशन, परेशानी वगैरह से दूर रखें। उसकी तबीयत की बेहतरी का सुनकर सबने सुख का चैन लिया। वो दरवाजे नॉक करती इजाजत मिलते ही अंदर आई। सामने ही उसके बाबा और बड़े पापा दोनों ही मौजूद थे। बड़े पापा, आपने बुलाया? वो झिझकती हुई बोली। हाँ मेरी जान, इधर आओ। वो दोनों सामने सोफे पर ही बराजमान जाने क्या राज व नियाज करने में मसरूफ थे। उसे देखते ही अपने नजदीक जगह बना गए।
इब्राहिम साहब नरमी से कहते उसे अपने पास बैठने का इशारा कर चुके थे। वो अपने बाबा से ज्यादा अपने बड़े पापा की लाडली थी। वो उसके बैठते ही उसके गिर्द अपना हिसार कायम कर गए। मेरी बेटी की स्टडी कैसी जा रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अच्छी जा रही है बड़े पापा, कोई मसला नहीं है। आयरा, मैंने आपसे कुछ अहम बात करने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। वो कुछ झिझकते हुए बोले। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि बात का आगाज कहाँ से करें। उनके बेटे की हद धर्मी उन्हें छोटे भाई के सामने जलील करवा गई थी। ये तो उनका ज़र्फ था कि इतना कुछ होने के बाद भी वो उनसे कुछ नहीं बोले थे। कोई सवाल करने नहीं आए थे। मैं कोई तमहीद नहीं बांधूंगा, सीधा मुद्दे की बात पर आऊंगा। तुम जानती हो ये निकाह तुम्हारे मरहूम दादा हुजूर की ख्वाहिश था। मैं और असद दोनों ही उस वक्त निकाह के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आगे जाकर तुम दोनों में से कोई इसकी मुखालिफत करे। खैर, ये निकाह तो अब्बा हुजूर की ख्वाहिश पर हो गया, लेकिन हुआ वही जिसका हमें डर था। तुम नहीं जानती, 4 साल तक उसकी इस घर से दूरी की वजह उसकी वो शर्त थी जो मैंने मानने से इनकार कर दिया था। मैंने उसे 4 साल से वक्त दिया कि वो संभल जाए, मगर वो कुछ तवक्कुफ के लिए खामोश हुए जब आयरा की बात उन्हें परेशान कर गई। मैं जानती हूँ वो वजह, बड़े पापा। वो सिर झुकाती धीमे से लहजे में बोली। उन्होंने हैरानगी से असद साहब की तरफ देखा। वो वाहिद इंसान थे जो उनके अलावा सारी हकीकत से वाकिफ थे, पर उन्हें तो वो मना कर चुके थे। फिर कैसे वो सब जानती थी? असद साहब ने उनकी तरफ देखकर नफी में सिर हिलाया, जैसे कहना चाहते हूँ कि वो खुद नहीं जानते कि उसे कैसे मालूम। वो उनकी हैरानगी को देखकर बोली, मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया। मैंने खुद आप लोगों की बातें सुनी हैं। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, ये एक गैर इरादी अमल था। वो होंठ काटती अपनी सफाई पेश कर रही थी। इब्राहिम साहब ने एक गहरा सांस भरा। तुम जानती हो वो क्यों वापस आया है? जानती हूँ। मैं चाहता था कि तुम दोनों का ये रिश्ता बरकरार रहे। तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है, इसलिए चाहता था कि अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपने पास रोक लूं, पर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। तुम जानती हो सब कुछ, तो ये समझ लो कि मैं चाहता हूँ कि इस बार पहल हमारी तरफ से हो। मैं उसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो मेरी बेटी को भी नहीं पड़ता। आप ऐसा चाहती हो? उन्होंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देख। मैं तो बहुत पहले से ये सब चाहती थी, तब से जब से उन्होंने वापस आने की शर्त रखी थी, पर सिर्फ आप लोगों की वजह से खामोश थी। पर अब जब मेरी राय जानना चाहते हैं तो मेरी खुशी इस शख्स से अलहदगी में, क्योंकि मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे अहम है। वो बोलकर खामोश हुई। जो मेरी बेटी चाहती है वैसा ही होगा, तुम फिक्र मत करो। वो उसका सिर थपथपाते हुए बोले। हो सके तो अपने बड़े पापा को मुआफ कर देना। वो गमज़दा से उसके सामने अपने हाथ जोड़ गए। उसने तड़प कर उनके हाथ खोले। बड़े पापा, ये क्या कर रहे हैं? आज के बाद ऐसा करने की सोचिएगा भी मत, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। इन सब में आपका कोई कसूर नहीं है। वो उनके कंधे पर सिर रखती लाड से बोली। काश उनका बेटा इस अजीम लड़की की कदर कर लेता। उसने इतनी अच्छी लड़की गंवा दी। उन्होंने ये बात दिल में सोची, कहने की हिम्मत नहीं थी। बार बार वही बात दोहरा कर वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहते थे। वो आरामदह हालत में बेड से टेक लगा कर बैठी थी। उसे अस्पताल से आए 3 दिन गुजर चुके थे। इन दिनों में वो खामोश सी होकर रह गई थी। आंखें बंद किए वो अब भी उसी के बारे में सोच रही थी। बंद आंखों से आंसू मोतियों की सूरत में बह रहे थे। इन कुछ दिनों में वो मुसलसल चहकने वाली लड़की मुरझा सी गई थी। उसकी सोचे जाने कहाँ परवास कर रही थी जब कोई इसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया था। वो हनूज आंखें बंद किए पड़ी रही। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? बोलो। सबकी तवज्जो खुद की तरफ दिलवाना चाहती हो? वो चीखता हुआ बोला। इसकी धार नुमा आवाज ने मनसा को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। इसने शिकवाकुना निगाहें उठाकर सामने वाले की तरफ देखा, पर उस पत्थर पर जैसे कोई असर हुआ ही नहीं। वो इस पर से नजर हटाकर रुख मोड़ गई। अपनी बात के जवाब में मनसा की खामोशी नोट करके उसका गुस्सा और आया। वो खामोशी से मुंह मोड़े बैठी थी, और इसका मुंह मोड़ना भी उसने शिद्दत से नोट किया था।
वो होठों पर ऐसे कुफल लगाए बैठी थी जैसे न बोलने की कसम खाए हो। तुम यूं खामोश नहीं रह सकती, मेरे सवाल का जवाब दो, क्या मतलब समझूं तुम्हारी इस खामोशी का? वो अपनी बात पर जोर देता हुआ बोला, यही कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। फिलहाल आप यहाँ से चले जाए। वो आहिस्ता आवाज में सादा से लहजे में बोली, मगर मैं बात करना चाहता हूँ। वो दांत पीसता हुआ बोला, क्यों आप बार बार मेरा जब्त आजमाने आ जाते हैं? क्यों नजर नहीं आती आपको मेरी मोहब्बत? जाइए यहाँ से। आंखों से कीमती मोती बेमोल होने लगे थे, पर सामने वाला यूं था जैसे उस पर कोई असर ही न हो रहा हो। जुहान ने इसकी गहरे पानियों से भरी शहद रंग आंखों में झांका था, इस पर जाने क्यों इन आंखों में ये आंसू बुरे लगे थे। मैं जानती हूँ आपको कौन सी चीज यहाँ खींच लाई है। आपको डर है कि कहीं मैं घर वालों के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार न कर दूं। तो बेफिक्र रहिए जी, मैं किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करूंगी। वो सांस लेने के लिए लम्हा भर रुकी। आप बेफिक्र होकर अपनी शादी की तैयारियां कीजिए, मैं आपकी राह में हाइल नहीं होंगी। मुझे हर चीज से बढ़कर आपकी खुशियां अजीज हैं। इसके लहजे में वाज़ेह बेबसी थी जो सामने वाला जैसे महसूस ही नहीं करना चाहता था। वाह बहुत खूब मनसा शहरयार, क्या कहने आपके। वो इस्तहज़ाए अंदाज में बोला, मैं तो तुम्हें एवी नासमझ और मासूम समझता रहा। तुम तो पक्की खिलाड़ी निकली। सब करके कह रही हो मैं कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें तो दाद देने का दिल चाह रहा है। वो बाकायदा ताली बजाकर बोला, मैं समझी नहीं। वो रोना भूलकर नासमझी से उसकी तरफ देखकर बोली, वाह क्या ही कहने आपके, अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हारी इस मासूम शक्ल पर यकीन कर लेता। पर मैं तुमसे और तुम्हारी चालाकी से अच्छे से वाकिफ हूँ। आप ये पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? सीधी तरह से बताते क्यों नहीं कि मैंने क्या किया है? वो झुंझलाती हुई बोली, हाँ, तुमने मम्मा को इन सब से आगाह किया है। तभी तो वो मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि मैं तुमसे रिश्ते की हामी भर दूं। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो बमुश्किल बोली थी, ओह रियली, तुमने कुछ नहीं बताया तो उन्हें इल्हम हुआ है, तुमने मुझे बेवकूफ समझा है। जो तुम्हारे इस झांसे में आ जाऊंगा तो ये तुम्हारी भूल है। मैंने उन्हें वाकई ही कुछ नहीं बताया। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। वो होंठ काटती ना चाहते हुए भी उसे अपनी सफाई दे रही थी। खामोश। वो इसकी बात दरमियान में ही काट चुका था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस तुम कुछ भी करके मम्मा को इनकार करोगी और मैं नहीं जानता तुम उन्हें कैसे इनकार करोगी, ये तुम्हारा सर दर्द है। समझी तुम? वो अपनी बात पूरी करता जाने के लिए मुड़ा, जब आमना बेगम को बीच रास्ते में इस्तादा पाया वो ठिठक कर रुका। उनके चेहरे से ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उन्होंने क्या सुना था, क्योंकि वो स्पॉट अंदाज में खड़ी थी, न उनके चेहरे पर कोई गुस्सा था न नाराजगी। वो सिर झटकता उनके करीब से होता वहां से निकलता चला गया। मनसा ने बेबसी से उसे वहां से जाते देखा। 2 दिन कब्ल आमना बेगम इसके सरहाने बैठी इसके बालों में अंगलियां चला रही थी। उन्होंने मोहब्बत से इसका मनमोहना चेहरा देखा था। पिछले कुछ दिनों से वो बुझी बुझी सी रहती थी। मनसा सारा बेगम से ज्यादा उनके नजदीक थी। वो हमेशा से अपनी हर बात उनसे शेयर करती आई थी। वो अपने सोचों में मगन थी जब मनसा की आवाज ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह किया। जी आप ये नहीं कर सकते मेरे साथ। आमना बेगम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा जो नींद में बड़बड़ा रही थी। इसकी बचपन से आदत थी, अक्सर वो नींद में बड़बड़ाती थी। कुछ शायद दवाई का असर था। इसकी बातों से बिल्कुल अखज़ न कर सकी कि वो किस बारे में बात कर रही थी, उन्हें कुछ समझ न लगी। आप हादिया से शादी नहीं कर सकते। इसकी नींद में की गई बड़बड़ाहट उन्हें बहुत कुछ समझा गई। उन्हें अफसोस हुआ कि वो क्यों न समझ सकी कि वो इतने दिनों से क्या टेंशन ले रही थी। इसकी हालत उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। वो किसी फैसले पर पहुंच चुकी थी। वो शदीद तैश के आलम में उसके कमरे से निकला था। उसे सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि वो सब कुछ बताने के बावजूद इस बात को जुटला रही थी। उसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि वो झूठ बोल रही थी, और झूठ से उसे सख्त नफरत थी। इसके दिमाग में बेक वक्त मुख्तलिफ बातें गर्दिश कर रही थी। इसकी सोच 2 दिन पहले होने वाकये की तरफ भटकी।
2 दिन कब? जुहान तुम फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आमना बेगम इसके नजदीक आती संजीदगी से बोली। जी मम्मा मैं फ्री हूँ, आप बताएं क्या बात करनी है। वो उनके चेहरे पर संजीदगी देखता पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जह हो चुका था। मुझे यकीन है कि तुम तहम्मुल से मेरी बात सुनोगे और मुझे मायूस नहीं करोगे। वो तमहीद बांधती हुई बोली। आप बताएं आप क्या चाहती हैं, पहले कभी आपको मायूस किया है? वो उनके हाथ थामता मोहब्बत से बोला। मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी मनसा से हो। वो कुछ तवक्कुफ के लिए रुकी। जुहान ने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। मम्मा ऐसा ख्याल आपके दिल में क्यों आया? हालांकि आप हादिया के साथ रिश्ते की बात कर चुकी हैं और मैं रजामंदी भी दे चुका हूँ। वो अपनी कैफियत पर काबू पाता हुआ बोला। उसे मनसा पर बेतहाशा गुस्सा आया जो इसके मना करने के बाद भी आमना बेगम से बात कर चुकी थी। इसका दिल मनसा से बदगुमान हुआ। बस तुम ये जान लो मैं ये चाहती हूँ तुम्हें सोचने के लिए कुछ वक्त दे रही हूँ, अगर तुम्हें मेरी खुशी अजीज होगी तो तुम इनकार नहीं करोगे, तुम्हारी रजामंदी देखते हुए ही मैं बाकी घर वालों से बात करूंगी। वो अटल लहजे में बोलती इसके करीब से उठकर जा चुकी थी। वो कल से मुसलसल मुसफिरा के बारे में ही सोच रहा था, जितना वो इसकी सोच से पीछा छुड़वाना चाह रहा था उतना ही वो इसके जहन पर सवार हो चुकी थी। कल से उसे ये बात भी कंफ्यूज कर रही थी वो इसके घर में क्यों थी। जब से उसे ये मालूम हुआ था कि वो इसके डैड के ड्राइवर की बेटी है, उसे खुद पर और गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो इसके बारे में सोच रहा था। गार्डन में खड़ा अब भी वो इसी के बारे में सोच रहा था जब वो उसे कल वाली मखसूस जगह एनेक्सी की बैक साइड पर जाती हुई दिखाई दी। इसके कदम बेसाख्ता उसके पीछे बढ़े। वो आज भी कल की तरह अपनी मखसूस जगह पर खड़ी किसी गैर मर्री नुक्ते को घूरने में मसरूफ थी। जब वो लंबे लंबे डग भरता इसके करीब पहुंचा। जादूगरनी, वो उसे देखकर बड़बड़ाया। मुसफरा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। क्या मतलब है इस बात का? वही जो तुम्हें लगा वही मतलब है। जब से तुमसे मिला हूँ तुम मेरे जहन पर ऐसे सवार हो के निकलने का नाम नहीं ले रही। जरूर तुमने ही कुछ किया है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम जैसी लड़की की तरफ रागिब हूँ। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। वो इसकी तरफ देखती संजीदगी से बोलती वहां से जाने के लिए मुड़ी। उसे यही लगा था कि वो जरूर सब की तरह इसका मजाक उड़ाने का कोई नया तरीका सोच रहा है। इसकी आंखों में सामने वाले के लिए सर्द मेहरी दराई। इतना तो वो जान गई थी कि जिनके घर में वो रहती है उनसे बदतमीजी करके नमक हरामी नहीं कर सकती। इसलिए वो खामोशी से वहां से निकल जाना चाहती थी। इसका संजीदा चेहरे देखकर हारिब की जबान पर कुफल लगा जो इसकी बातों की वजह से मजीद संजीदा हो गया था। कहाँ जा रही हो, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। वो उसे जाता देखकर संजीदगी से टोक गया। वो इसकी तरफ मुड़कर संजीदगी से इससे मुखातब हुई। अगर आप भी बाकी सब की तरह मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि मुझ में अब और हिम्मत नहीं है सबके हिकारत भरे लहजे सहने का। हाँ मैं जानती हूँ मेरी जात में कमी है, पर हर एक का मुझे इस बात का एहसास दिलाना जरूरी है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। मैं थक चुकी हूँ लोगों के इन लहजों को बर्दाश्त करते करते। इतने दिनों का लावा आज हारिब के जरा से छेड़ने पर फट गया था। तुम सब मुझे मेरे हाल पर क्यों छोड़ नहीं देते? वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि वो इसके सामने न रोए, आंसुओं को जब्त करने के चक्करों में इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। कोशिश के बावजूद इसकी आंखों में चमकती नमी को वो देख चुका था। वो मजीद अपनी जात का तमाशा नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए वहां से निकलती चली गई। हारिब अपनी जगह साकित हुआ था। वो तो कब की वहां से निकल कर जा चुकी थी, पर उसे होश ही कहाँ था। वो तो इसके लफ्जों में छुपी तकलीफ महसूस करके थम सा गया था। इसकी आंखों में मौजूद चमकती नमी देख इसका दिल जोर से धड़का था। इस पल इसका वो गुरूर, हर चीज में स्टैंडर्ड ढूंढना जैसे पाश पाश हुआ था। इस पल अपने दिल की हकीकत आश्कार हुई थी। कुदरत ने इसके मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा था कि वो अपनी जगह से हिल भी न सका। उसे इस पल महानूर याद आई थी जिसे इसने ये कहकर इग्नोर किया था, बल्कि इसकी इंसल्ट की थी कि तुम मेरी हैसियत से मेल नहीं खाती।
उसे ऐसा महसूस हुआ कि इर्द गिर्द मौजूद हर चीज इस पर हंस रही है, इसका मजाक उड़ा रही है। इसने अपने हवास काबू करने के लिए अपने चेहरे पर हाथ फेरा। फिर एक नजर इधर उधर घुमाता गाड़ी निकालता घर से निकलता चला गया। कितना बेखौफ हो, बेदर्द न क्यों हो आखिर। आईना देखकर आमाल से डर जाता है। वो बालकनी से जाने के लिए मुड़ा ही था जब इसकी नजर गार्डन में आती आयरा पर पड़ी, जो फोन पर किसी से बात कर रही थी। वो उसे देखकर वहीं रुक गया। इसने गौर से उसका मुआयना किया, जो ब्लू कलर के स्टाइलिश से ड्रेस में काफी जाजिब नजर लग रही थी। वो फोन बंद करके अब सामने लगे फूलों की तरफ मुतवज्जह हो चुकी थी। इसने जरा सा झुककर फूल की खुशबू को महसूस किया। वो बेसाख्ता हल्का सा मुस्कुराई थी। इसकी इस अदा पर अरसम के होंठों को भी मुस्कुराहट ने छुआ था। उसे खुद भी अंदाजा न था कि वो मुस्कुरा रहा था। आयरा ने किसी की निगाहों की तपिश खुद पर महसूस की। इसने जरा सी निगाहें उठाकर ऊपर देखा था, उसकी हंसी को फौरन ब्रेक लगी। वो बगैर एक भी लम्हा जाया किए वहां से जा चुकी थी। अरसम ने इसकी एक एक हरकत को नोट किया था। इसके जाते ही उसे सारा नजारा फीका फीका सा लगने लगा था। वो भी सिर झटकता बालकनी से हटा अंदर रूम की तरफ बढ़ गया। आमना बेगम इसके जाते ही कमरे में आई। जैसे वो इसके करीब बैठी, वो उनसे लिपट कर आंसू बहाने लगी। आमना बेगम इस अचानक होने वाली इफ्तादा पर घबराई थी। मनसा मेरी जान, क्या हुआ? वो इसकी कमर थपथपाती हुई बोली, मगर दूसरी तरफ से जवाब न दार। वो हकीकी मानी में घबराए। मनसा मेरी जान, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? बड़ी मम्मा, आपको सब कैसे पता चला? मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया। वो आंसू साफ करती झिझकती हुई अपनी बात उनसे कह गई। मैं अपनी बेटी के दिल की बात नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? वो मोहब्बत से इसके बाल संवारती हुई बोली, बड़ी मम्मा, उन्हें लगता है मैंने आपको सब बताया है। वो मुझसे बदगुमान हो गए हैं। बड़ी मम्मा, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? क्या हादिया आपी मुझसे ज्यादा प्यारी हैं? वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? वो सिसकती हुई बोली, कैसी बातें कर रही हो मनसा? तुम खुद का मुवाजना क्यों कर रही हो दूसरों से? मेरी बेटी सबसे प्यारी है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं दूसरों के लिए खुद को हल्कान करने की, समझी तुम? वो जरा रुअब भरे अंदाज में उसे डपकती हुई बोली, अगर तुम जोहान की बात कर रही हो तो वो बिल्कुल पागल है। उसने पहले तुम्हें कभी इस नजर से नहीं देखा तो ऐसा बर्ताव कर रहा है। तुम देखना, जल्द ही वो तुम्हारे साथ बेहतर हो जाएगा। वो उसे तसल्ली देती हुई बोली, बड़ी मम्मा, आप मेरी बात मानेंगी? वो उनका हाथ पकड़ती इल्जाई अंदाज में बोली, हाँ मेरी जान, बोलो ना। भला क्यों नहीं मानूंगी अपनी बेटी की बात? उनके लहजे में इसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। अब आपसी से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। प्लीज बड़ी मम्मा, मैं नहीं चाहती कि वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आपके दबाव में आकर लें। उन्हें ये न लगे कि आपने मेरी वजह से उन्हें मजबूर किया है। आमना बेगम उसे कुछ कहना चाहती थी, पर उसका अटल अंदाज देखकर खामोश हो गई। आज यूनी में नए आने वाले स्टूडेंट्स की फेयरवेल थी, जिसके सिलसिले में मुस्फरा और आयरा दोनों ने जाने का प्लान बनाया था। उनका कहना था कि कुछ वक्त के लिए दिमाग फ्रेश हो जाएगा। दोनों ने ही एक जैसी ड्रेसिंग करने का सोचा था। वो इस वक्त सी ग्रीन कलर के स्टाइलिश से शॉर्ट फ्रॉक में मलबूस इंतहाई हसीन लग रही थी। मौके की मुनासबत से किया गया लाइट मेकअप इसकी गोरी रंगत पर खूब जच रहा था। हेजल ब्राउन आंखों में लगाया गया काजल उसे और हसीन बना रहा था। इसने एक तनकीदी नजर इतनी तैयारी पर डालकर पुरसुकून सांस खारिज की। बेड से अपना मोबाइल उठाकर मुस्फरा का नंबर मिलाया। अस्सलामुअलैकुम। मुस्फरा रेडी हो गई। दूसरी तरफ की बात सुनकर गोया हुई। ओके, मैं बस निकल रही हूँ घर से, तुम्हारी तरफ ही आ रही हूँ, तुम रेडी रहना, तुम्हें पिक कर लूंगी, एक साथ ही जाएंगे। खुदा हाफिज कहकर वो फोन रख चुकी थी। आयरा और मुस्फरा एक ही कॉलोनी में रहती थी, इस वजह से उन्हें कोई मुश्किल पेश न आई थी। जब आयरा को पता लगा था कि वो शहरयार अंकल हारिब के वालिद के घर उनकी एनेक्सी में रहती है, तो उसे बेतहाशा खुशी होती थी। उनका जब दिल करता वो एक दूसरे की तरफ आ जाती थी। एक आखिरी नजर आईने पर डालकर वो बाहर बढ़ गई।
वो सीढ़ियां उतरती हुई किचन में दाखिल हुई ताकि अपनी मम्मा को अपने जाने के बारे में आगाह कर सके। मम्मा, वो हवा के झोंके की तरह मम्मा की पुकार करती अंदर दाखिल हुई जब अपने ध्यान में किचन से बाहर आते अरसम से टकराई। इसका तवाजुन बिगड़ा, इसने गिरने से बचने के लिए इसके कंधे पर हाथ रखा। अरसम ने भी बर वक्त उसे कमर थाम लिया। अरसम का एक हाथ इसके गिर्द लिपटा था जबकि दूसरे हाथ से इसका बाजू थाम रखा था। इस वक्त जैसे वो पूरी की पूरी इसके हिसार में कैद थी। वो इसके एक एक नुकुश को निहार रहा था। अरसम ने काजल से लबरेज इसकी हेजल ब्राउन आंखों में झांका था। यही वो लम्हा था जब मोहब्बत अपना आप मनवाती इसके दिल में पूरे तमतराक से बराजमान हुई। वो दिल की इस बेईमानी पर एहतजाज भी न कर सका। तेरी मुस्कुराती ये ताबिंदा आंखें है गहवारा दो शीजा सुबनव का, कि आकाश के दो सितारों का संगम, भटकते हुए जैसे दो नीले शबनम। मुझे उड़ने दे इनकी नीली फिजा में, यहाँ तक कि तय करके ये सारी दुनिया मैं हो जाऊं गुम इनकी गहराइयों में, रो पहली सुनहरी सी परछाइयों में। तेरी मुस्कुराती ये ताबिंदा आंखें, वो जो इसकी आंखों में गुम इर्द गिर्द का होश भुलाए बैठा था। इसके हाथ झटकने पर होश में आया था। उसे आयरा की आंखों में खुद के लिए सिर्फ सर्द मेहरी, अजनबियत और बेजारगी दिखी। वो इसकी आंखों में मौजूद शिकवे देखकर थम सा गया था। वो उसे पत्थर का करके जा चुकी थी। वो वहां से निकलती बिना अपनी मम्मा को आगाह करती यूं जाने के लिए निकल गई थी। पहले इसने मुसफ्फरा को पिक किया। मुसफ्फरा कब से इसकी खामोशी नोट कर रही थी, पर अभी कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। यूनी तक का सफर खामोशी से कटा। ड्राइवर उन्हें ड्रॉप करके जा चुका था। आयरा, क्या हुआ यार? मैं कब से तुम्हें ही नोट कर रही हूँ, तुम खामोश खामोश सी हो। क्या वजह है? मुझे नहीं बताओगी? मुसफ्फरा इसकी चुप्पी को नोट करती आखिरकार उसे मुखातब कर बैठी। इस वक्त वो दोनों एक सुनसान गोशे में बैठी थी। इसकी पुकार पर जैसे वो गहरी नींद से जागी थी। हाँ, क्या कहा तुमने? वो चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जह हुई। मैं पूछ रही हूँ तुम इतनी खामोश क्यों हो? क्या वजह है? वो इसका हाथ थाम गई। पता नहीं मुसफ्फरा क्या लिखा है मेरी जिंदगी में। कल बड़े पापा ने मुझे बुलाया था। वो मेरी राय जानना चाहते थे कि मैं क्या चाहती हूँ, इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ या नहीं। फिर तुमने क्या कहा? मुसफ्फरा बेचैनी से बोली। मैं इससे अलहदगी के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर चुकी हूँ। वो लम्हा भर के लिए खामोश हुई। पर क्यों आयरा? तुम एक दफा दिल से सोचो तो सही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। क्या पता अरसम भाई भी यही चाहते हो। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोली। बिल्कुल भी नहीं, मैं जानती हूँ उसे वो कितना हद धर्म है, तुम शायद भूल गई हो इसके वापस आने की शर्त ही यही थी, तो तुम कैसे सोच सकती हो कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता होगा। बलफर्ज अगर वो कभी ये चाहेगा भी तो मेरी तरफ से इनकार है। मैं कभी नहीं भूल सकती उसका पूरे खानदान के सामने मेरी तजलील करना। हरगिज नहीं। तुम सोच भी नहीं सकती मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। वो इंसान इज्जत के काबिल है ही नहीं। उसे सिर्फ खुद की जात अजीज है। मैं ऐसे इंसान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, ये मेरा आखिरी फैसला है। वो अटल अंदाज में बोली। मुसफ्फरा इसका अटल अंदाज देखकर खामोश हो गई। क्या बात है, आज बड़ा खामोश है तू? वो हारिब के चेहरे पर निगाहें जमाता हुआ बोला। मेरी छोड़ अपनी बता, तू बड़ा खुश लग रहा है। हारिब इसके मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखकर बोला। हाय, क्या बताऊं, आज का दिन बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए। तू सही कहता है, वो इतनी भी बुरी नहीं है। इनफैक्ट काफी अच्छी है। वो आंखों के पर्दे पर इसका मनमोहना चेहरा लाता हुआ बोला। कल तक तो तुझे वो जहर लगती थी, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तुझे वो अच्छी लगने लगी? वो आईब्रो उचकाते हुए बोला। क्या तुझे खुशी नहीं हो रही कि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ? इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ। मुझे क्यों खुशी नहीं होगी? मेरे लिए वो बिल्कुल मनसा की तरह है, मत भूल वो मेरी भी कजन है, बेशक सेकंड कजन ही है। लेकिन मैंने हमेशा उसे अपनी छोटी बहन ही समझा है। ये अलग बात है कि तेरे गलत फैसलों में मैंने हमेशा ही तेरा साथ दिया है, क्योंकि तेरे साथ दिल का रिश्ता है। वो कॉफी का एक सिप लेते हुए बोला। हाँ, इतना तो मेरा साथ देने वाला।
तू भूल गया, इसी वजह से तो पूरे हफ्ते मुझसे नाराज रहा था, मुझसे बात तक नहीं की थी, पागल इंसान। अरसम ने उसे एक घूरी से नवाजा। चल छोड़, तू ये बता तू अब क्या चाहता है? इस बार हारिब संजीदगी से उसे मेन मसले की तरफ लाता हुआ बोला। पता नहीं, पर मेरा दिल उसकी तरफ रागिब होने लगा है। दिल उसके साथ की ख्वाहिश करने लगा है। जब वो आसपास होती है सब अच्छा लगता है, और जब वो निगाहों से ओझल होती मेरी निगाहें उसको ही तलाश करती हैं। मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ। मुझे लगता है वो मुझे अच्छी लगने लगी है। वो खोए खोए अंदाज में बोला। मुझे तो लग रहा है बात अच्छी लगने से बहुत आगे बढ़ चुकी है। हारिब शरारत से गोया हुआ। चलो ये बकवास बंद कर। अरसम उसे अच्छी खासी घूरी से नवाजता हुआ बोला। अरसम, तूने आयरा से पूछा वो क्या चाहती है? क्योंकि जो तू कर चुका है मेरा नहीं ख्याल वो इतनी आसानी से राजी होगी। अगर वो तेरे साथ न रहना चाहे फिर तू क्या करेगा? हारिब ने इसकी तवज्जो दूसरी जानिब भी मबजूल कराई। मैं जो चाहता हूँ वही होगा। मैं हरगिज उसे खुद से दूर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। उसे हर हाल में मुझे बर्दाश्त करना होगा। मैं फैसला कर चुका हूँ। और मैं बहुत जल्द डैड से इस बारे में बात करने वाला हूँ। इसके लहजे में आयरा के लिए मोहब्बत से ज्यादा पॉजेसिवनेस थी। इन सब में हारिब तो भूल ही गया था कि उसने अरसम को खुद का मसला डिस्कस करने के लिए बुलाया था। जुहान इस वक्त स्टडी रूम में बैठा कुछ फाइल स्टडी कर रहा था। जब से वो इस्लामाबाद से आया था इसका अच्छा खासा काम डिस्टर्ब हो चुका था। अगर तुम्हारे पास कुछ वक्त है तो मैं बात कर सकती हूँ। आमना बेगम चेहरे पर संजीदगी तारी किए इजाजत लेने वाले लहजे में बोली। आमना बेगम का लहजा उसे ठिठकने पर मजबूर कर गया। कैसी बात कर रही हैं मम्मा? आपको मुझसे बात करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। आप हुक्म करें। जुहान उनके लहजे को इग्नोर करता मोहब्बत से बोला। जान गई हूँ कितनी वैल्यू है मेरी बात की तुम्हारी निगाहों में। अगर मेरी बात की अहमियत होती तो तुम मनसा को यूं धमकाने न जाते कि वो मुझे इस रिश्ते के लिए इनकार करे। मुझे अफसोस हो रहा है तुम इस बच्ची को इतनी बातें सुनाकर आए हो, हालांकि उसने मुझे कुछ नहीं बताया इस सब के बारे में। खैर, तुम आजाद हो अपना फैसला लेने में। अब मैं तुम पर अपना कोई भी फैसला नहीं थोपूंगी। तुम जो करना चाहते हो कर लो। अगर यहाँ से जाना चाहते हो इस्लामाबाद वापस तो जा सकते हो, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी। वो अपनी बात कहती उठती हुई बाहर की तरफ बढ़ने लगी जब जुहान फुर्ती से उनका हाथ थामता उन्हें रोक चुका था। मम्मा, यूं तो मत करे मेरे साथ। यूं नाराज मत हो, मुझे मुआफ कर दे। मैं जानता हूँ मुझे ऐसे मनसा से बात नहीं करनी चाहिए थी, पर क्या करूँ मम्मा, आप हम दोनों की उम्रों का तजाद भी तो देखें। मैंने कभी उसे इस नजरिए से नहीं देखा, बस इसलिए गुस्से में ये सब कर गया। मैं आपकी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकता, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। वो उनका हाथ थामता इल्जाई अंदाज अपना गया। नहीं जुहान, मैं नहीं चाहती तुम जज्बात में आकर कोई फैसला करो। अच्छे से सोच लो फिर किसी नतीजे पर पहुंचो। मैं नहीं चाहती तुम्हें बाद में कोई पछतावा हो। तुम्हें लगे कि ये सब तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुआ है। क्योंकि मैं मनसा के साथ कोई भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगी। उनकी बातों से इसके चेहरे पर सोच की लकीर उभरी। वो उसे खामोश देखकर वहां से उठकर जा चुकी थी। वो उसे सोचने का वक्त देना चाहती थी। वो इस वक्त अकेला स्टडी में बैठा यही सोच रहा था। सोच सोच कर इसका दिमाग घूम रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं लग रही थी। अब देखना ये था उनकी जिंदगी में आगे क्या लिखा था। उसे फिलहाल अपनी सारी परेशानियों की जड़ मनसा लगी। वो खुशबाश सा घर में दाखिल हुआ। जब वो उसे सामने लाउंज में ही नजर आ गई। वो मोबाइल में कुछ देखने में बिजी थी। वो इन्हमाक से मोबाइल स्क्रीन पर निगाहें टिकाए बैठी थी। अरसम ने इसके चेहरे पर फैले तजस्सुस के रंगों को देखा। उसे देखकर अरसम की आंखें चमकी। वो खामोशी से चलता इसके करीब आया। इसकी आंखों में शरारती सी चमक उभरी। वो सोफे पर इसके इंतहाई नजदीक तकरीबन इससे चिपक कर बैठ गया। एक हाथ सोफे के पीछे इस तरह से गुजारा कि वो मुकम्मल इसके हिसार में कैद हो चुकी थी। आयरा ने इस अचानक होने वाली इफ्तादा पर चौंक कर उसे देखा। वो इसकी जसारत पर लम्हा भर के लिए हैरान हुई।
अभी वो इससे संभल ही न पाई थी, वो मजीद फैला। वो शायद उसे मजीद तंग करने के मूड में था। हे क्यूटी पाई, क्या कर रही थी? मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखूं कि इतनी तवज्जो से तुम देख क्या रही थी। वो इसका गाल खींचता हुआ बोला। आयरा को वो 4 साल पहले के अरसम की याद दिला गया। वो अक्सर ही उसे तंग करता था, कभी इसके रुखसारों को खींचकर, कभी इसके बालों को खींचकर। वो माजी की भूल भुलैयों में सफर कर रही थी जब इसके कानों में अरसम की आवाज गूंजी। बड़ी प्यारी हो गई हो रू। खैर क्यूट तो तुम बचपन में बहुत थी, पर अब तो और भी प्यारी हो गई हो। वो अंगूठे से इसका गल सहलाता हुआ बोला। आयरा इसकी जसारतों पर सुन्न हो चुकी थी। वो तो ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसा कुछ हुआ ही न हो, जैसे उनके दरमियान ये 4 साल आए ही न हो। अभी वो मजीद पेशकदमी करता, वो इसका हाथ झटक कर खड़ी हो चुकी थी। क्या समझते हैं अपने आप को? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अगर आपको कोई दिल बहलाने का सामान चाहिए तो कहीं और जाकर ढूंढिए, खुदाया मुझे बख्श दे। मैं आपको पहली और आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, मुझसे दूर रहे, वरना मुझसे किसी भी किस्म की तवक्को मत रखिएगा। वो चीखती हुई बोलती वहां से जा चुकी थी। अरसम को इसके लहजे पर कुछ खास हैरानगी नहीं हुई थी, वो जानता था वो इससे शदीद नाराज होगी। पर जिस चीज ने उसे बेचैन किए था वो थी इसकी आंखों और लहजे में मौजूद अपने लिए नफरत। ये चीज इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। इसके जाने के बाद वो कुछ देर वही खड़ा रहा, फिर खुद को तसल्ली देने वाले अंदाज में बोला। अभी वो नाराज है इसलिए ऐसा रिएक्ट करके गई है, मैं मना लूंगा उसे। मोहब्बत आजमाती हो तो बस इतना ही काफी है। जरा सा रूठ कर देखो, मनाने कौन आता है। वो शान बेनियाजी से चलता हुआ किचन में दाखिल हुआ। उसे कॉफी की बड़ी शदीद तलब हो रही थी। मूड भी कुछ चिड़चिड़ा सा हो रहा था, मगर सामने मौजूद दिलकश नजारा इसकी सारी बेजारगी को खुशगवारी में तब्दील कर गया। वो यकटक उसे काम में मुनहमिक देख रहा था। जिस जगह वो खड़ा था उसे आयरा की सिर्फ एक साइड नजर आ रही थी। वो कुछ कदम चलता हुआ इसके नजदीक आया। एक कदम के फासले पर आकर वो ठहर गया। कल वाली अपनी इज्जत अफजाई का सोचकर इसके मुस्कुराते लब सुखले। फिर सिर झटक कर एक नई उम्मीद के साथ इससे मुखातब हुआ। क्यूटी पाए, एक कप कॉफी बना दो। वो जो अपने लिए चाय बनाकर फारिग हुई थी, इतने करीब से इसकी आवाज सुनकर उछली। फिर नागवारी से रुख मोड़ कर तड़क कर बोली। आपकी नौकर नहीं हूँ, समझे आप? अरसम ने गौर से इसकी एक एक हरकत नोट की थी, इस नाक सिकोड़ना, इसका रुख मोड़ना। जाने उसे कोई भी बात बुरी क्यों न लगी थी। मैंने ऐसा कब कहा क्यूट लिटिल गर्ल? वो एक कदम चलता हुआ इसके नजदीक हुआ। शेल्फ पर पड़ा इसका चाय का कप देख इसकी आंखें शरारत से चमकी। कोई बात नहीं, मैं इस चाय से भी काम चला लूंगा। वो शेल्फ पर पड़ा इसका चाय का कप उठा चुका था। ये मेरी चाय है, बदतमीज इंसान, वापस रखो। वो नादानिस्तगी में इसके करीब आती इसके बाजू पर हाथ रखती चीख कर बोली। अरसम ने एक नजर अपने बाजू पर मौजूद इसके हाथ को देखा। वो इसका हाथ थामता होंठों से लगा चुका था। इसकी बेसाख्ता हरकत पर वो अपनी जगह से उछली। वो तेजी से इससे दूर हटी, मगर गुस्से से उसे देखना न भूली थी। लगता है कल वाली वार्निंग भूल गए हो। एक्चुअली जानम, दरअसल मेरी यादाश्त बड़ी कमजोर है, मुझे सुबह की बात शाम तक याद नहीं रहती, तुम कल वाली बात कर रही हो। चाय अच्छी है वैसे। वो मासूमियत से इसकी तरफ देखता चाय का एक घूंट भरता हुआ बोला। वो एक हाथ इसकी तरफ हिलाता बाहर की तरफ बढ़ गया। आयरा ने इसकी पीठ को ऐसे घूरा जैसे सालम निगल जाएगी। जानम, ऐसे न घूरो, बंदा बशर मासूम सा है, तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों से डर जाता हूँ। वो मुड़े बगैर बोलता उसे हैरान कर गया। आयरा ने मुंह खोलकर उसे देखा था। जिन न हो तो वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाए। वो कल से इसका बदला बर्ताव देख रही थी, उसे जाने क्यों इसके रवे पर रत्ती बराबर भी खुशी न हुई थी। उसे ये भी इसका कोई नया प्लान लगा था। इसके चेहरे पर एक साया सा लहराया था। दोबारा चाय बनाने पर लानत भेजती वो खुद भी किचन से बाहर निकल गई। वो नफरतों के सवाल करके मोहब्बतों के जवाब मांगे कि मेरे हिस्से में कांटे लिखकर वो मुझसे ताजा गुलाब मांगे। ये चाहतों की कड़ी मुसाफ्त।
चले हैं तन्हा शिकस्त खुर्दा। कोई तो मेरा भी दर्द जाने, कोई तो इससे भी हिसाब मांगे। जैसे जैसे कबीर की नताशा के साथ नजदीकियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, वैसे ही इसका मुसफरा को छोड़ने का फैसला शिद्दत पकड़ता जा रहा था। कबीर, कहाँ खोए हो? मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। नताशा इसका कंधा हिलाते हुए बोली। कहीं नहीं, इधर ही हूँ। तुम बताओ क्या कह रही थी? वो इसकी आवाज पर चौंकता हुआ इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ कबीर? वो इसकी तरफ देखती बेबाकी से बोली। ये कैसा सवाल है? जाहिर सी बात है अच्छी लगती हो। वो गौर से इसके एक एक नुकुश का मुआयना करता हुआ बोला। जदीद डिजाइन के ड्रेस में चेहरे पर किए गए डार्क मेकअप से वो काफी जाजिब नजर लग रही थी। पर क्या फायदा, तुम तो शादीशुदा हो। काश तुम मुझे पहले मिल जाते। वो ठंडी आह भरती हुई बोली। कबीर इसकी बात पर चौंक सा गया था। वो समझ तो गया था वो उसे इशारों इशारों में क्या समझाना चाह रही है। इसका दिमाग एक वक्त मुख्तलिफ ताने बाने बुन रहा था। तुम रोज यहाँ आकर ही क्यों खड़ी होती हो? वो उसे अपनी मखसूस जगह पर खड़ा देखकर बोला था। मुसफरा चौंकती हुई इसकी तरफ मुतवज्जह हुई। मैं यहाँ तन्हाई में इसलिए आती हूँ ताकि कुछ पल खुद को महसूस कर सकूं, कुछ लम्हे सुकून के गुजार सकूं इस खुदगर्ज दुनिया में बसने वाले बाशिंदों से दूर। आपके आने से पहले तक तो यहाँ सिर्फ मैं होती थी या मेरी तन्हाई, पर अब लगता है ये जगह भी मुझसे उकता गई है, इसलिए मुझे खुद से दूर कर रही है। वो सर्द सांस खींचती वहां से जाने के लिए मुड़ी। तुम हमेशा ही ऐसी बातें क्यों करती हो? मैंने जब भी तुम्हें देखा है उदास ही देखा। वजह जान सकता हूँ। वो पिछले 3 दिन से खुद पर जब्त के पहरे बिठाए इसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, पर आज दिल के हाथों वो फिर इसी जगह पर मौजूद था। नहीं, आप वजह नहीं जान सकते क्योंकि आप जानने का हक रखते ही नहीं। वो ये कहकर वहां से निकलती चली गई। इसके लिए सोचो कि नए दवार खोलकर हारिब ने उसे खुद से दूर जाते देखा। वो ये फासले समेटना चाह रहा था, पर चाहकर भी वो ये न कर पा रहा था। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है? कहीं एक हसीन ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। कभी खुलिया, कभी पा लिया, कभी रो लिया, कभी गा लिया। कहीं रहमतों की है बारिशें, कहीं तिश्नगी बेहिसाब है। कहीं छाँव है, कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है। कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं मेहरबान बेहिसाब है। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है? जुहान की रजामंदी के बाद आमना बेगम का इरादा बाकी घर वालों से बात करने का था। कल रात ही जुहान उन्हें ये खुशी की नोयत सुना कर गया था, जिसके बाद से उनके पांव भी जमीन पर नहीं टिक रहे थे। सबको मां सिवाय मनसा के एक ही जगह लाउंज में जमा देखकर उन्होंने उनसे बात करने की ठानी। उन्होंने गला खनखार कर सबको अपनी तरफ मुतवज्जह किया। मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। वो तमहीद बांधती हुई गोया हुई। जी भाभी बोलिए ना, शहरयार साहब एहतरामान गोया हुए। मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रही थी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं जुहान की शादी कराना चाहती हूँ। वो लम्हे भर के लिए रुकी। जुहान जो जानता था कि वो वही बात करने वाली है। इसने बेजारगी के सबको देखा। रिश्ते की बात पर हारिब ने एक शरारती मुस्कान इसकी तरफ उछाली। जुहान ने घूरकर उसे देखा। मैं सोच रही थी कि जब घर में लड़की मौजूद है तो हम बाहर क्यों ढूंढें? मनसा मुझे पहले ही अपनी बेटियों की तरह अजीज है, अब तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। वो बात मुकम्मल करके उनकी तरफ मुतवज्जह हुई। भाभी, मुझे तो आपकी तजवीज़ पसंद आई है, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मैं मनसा की रजामंदी के बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहता। शहरयार साहब को उनकी तजवीज़ पसंद आई थी, पर वो मनसा से भी इसकी राय जानना चाहते थे। आमना बेगम ने समझते हुए इस बात में सिर हिलाया। शहरयार, कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी तरफ से इस रिश्ते पर एतराज है, आप कैसे ये सब सोच सकती हैं भाभी? मुझे एतराज है क्योंकि मनसा और जुहान की उम्रों में कितना फर्क है जो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। मैं हरगिज किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि वो मेरी मासूम बेटी की जिंदगी बर्बाद करे। वो बदतमीजाना लहजे में बोली। आमना बेगम उनका लहजा इग्नोर करती तहम्मुल से गोया हुई।
सारा कैसी बातें कर रही हो, हम क्यों चाहेंगे मनसा की जिंदगी बर्बाद करना। इसकी रजामंदी से ही हो रहा है ये सब। ना चाहते हुए भी वो ये इंकिशाफ कर गई। मनसा उन सब की आवाज सुनती सीढ़ियों में आकर खड़ी हुई। इसने अपनी माँ का लहजा और बातें बखूबी सुनी थी। उसे तकलीफ हुई कि इसकी वजह से इसकी मम्मा इसकी बड़ी मम्मा से बदतमीजी कर रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर आपने ही मेरी बेटी को वर्गलाया होगा, वरना वो तो अभी बच्ची है, इसके जहन में ऐसी बातें जरूर आपने ही भरी हैं। बहरहाल जो भी हो, मेरी तरफ से इनकार समझें। वो सीढ़ियों पर खड़ी मनसा को इग्नोर करती हुई बोली, बस चाची जान, मैं तब से खामोश हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मेरी मम्मा के साथ जो भी रवैया अपनाएंगी मैं उसे चुपचाप इग्नोर कर लूंगा। अगर आपको इतना ही यकीन है तो अपनी बेटी से पूछिए, ये रिश्ता इसकी मंशा पर ही हो रहा है, खामोश क्यों खड़ी हो, बोलो। वो मनसा को देख धारता हुआ बोला, जो पहले से ही खड़ी आंसू बहा रही थी, इसके लहजे के डर से आंसू में रवानी आ गई। जोहान, तुम 2 मिनट चुप करोगे? आमना बेगम उसे रोता देख तहम्मुल से बोली। सारा बेगम को दोबारा मुंह खोलता देख शहरयार साहब धाड़ कर बोले। उनकी धार नुमा आवाज सारा बेगम को खामोश करा गई। अभी हम बैठे हैं सारे फैसले लेने के लिए, आप फिलहाल खामोश रहिए। मुझे हरगिज ये उम्मीद नहीं थी कि आप भाभी से यूं बदतमीजी भी कर सकती हैं, शायद आप भूल गई हैं वो हमारी बड़ी हैं। उन्होंने इशारे से मनसा को करीब बुलाया। वो झिझकती हुई उनके करीब आ गई। उसे अब भी जोहान की निगाहें खुद पर महसूस हो रही थी, वो गुस्से से उसे घूर रहा था। शहरयार साहब उसे बाजू के हलके में ले चुके थे। क्या मेरी बेटी इस रिश्ते पर राजी है? वो मोहब्बत से उसे देखकर बोले। जोहान की बातों को सोच इसका दिल किया इनकार कर दे, पर सामने खड़ी अपनी बड़ी मम्मा पर एक नजर डालकर इसका इरादा डगमगाया। उन सब में उनका कसूर कहाँ था, वो तो इसी की खातिर सबसे लड़ रही थी, इसकी मम्मा की बातें सुन रही थी। इसने महज इस बात में सिर हिलाया, बोलने की हिम्मत नहीं थी। बरकुरदार, आज तो हमारी बेटी से इस लहजे में बात कर ली, आगे से सोचना भी मत। उसको सिर हिलाता देखकर वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। जब शहरयार साहब की बात पर वो 1 मिनट रुका, फिर लंबे लंबे डग भरता वहां से निकलता चला गया। सबकी बाकायदा राय पर जोहान और मनसा की मंगनी का फंक्शन 2 हफ्तों बाद का तय पाया था। दोनों घरों में अफरा तफरी मची हुई थी। बस एक वो था जिसे किसी चीज की फिक्र नहीं थी। अब भी वो 12 बजे तक कान लपेटकर सोया रहा। ताशा उसे 2 बार जगाने आ चुकी थी। अब 12 बजे के करीब वो उठकर फ्रेश हुआ था, जब एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। ताशा उसे इब्राहिम साहब का पैगाम देकर जा चुकी थी। वो उसे अपने कमरे में बुला रहे थे। उसे बेइंतहा हैरानगी हुई थी, क्योंकि जब से वो आया था उन्होंने इससे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। वो जल्दी जल्दी बाल में ब्रश करता उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर वो अंदर दाखिल हुआ। वो चेयर पर बैठे किसी गहरी सोच में गुम था। इसके आने पर भी वो मुतवज्जह न हुए। इसने गला खनखारते उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह किया। डैड, आपने बुलाया था? आरसम उनकी तरफ देखते हुए बोला। उन्होंने हुंकार भरते उसे सामने बैठने का इशारा किया। वो खामोशी से सामने बैठकर उनके बोलने का इंतजार करता रहा। वो खामोशी से अपनी जगह से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गए। वहां से एक लिफाफा निकालकर इसकी तरफ बढ़ाया। अरसम ने हैरानगी से उनकी तरफ देखा। इसमें क्या है? उनकी खामोशी को देखकर बिलाखिर वो खुद ही पूछ बैठा। ये तुम्हारी आजादी का परवाना है, बकौल तुम्हारे। वो संजीदा से बोले। उनके अल्फाज से इसका माथा ठिठका। क्या मतलब है इस बात का? फिलहाल वो इस बारे में सोचना नहीं चाहता था। वही जो तुम चाहते थे, ये डाइवोर्स पेपर्स हैं, इन पर साइन कर दो। उनका अंदाज स्पॉट था। उसे यूं लगा जैसे इसका दिमाग सुन्न हो गया हो। डैड, पर आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? उसे अपनी आवाज ही बेगानी सी लगी थी। जब मैं जानता हूँ कि तुम यही चाहते हो। खैर, तुम साइन कर दो ताकि मैं जल्द से जल्द ये वकील साहब को दे दूं। आगे की कार्रवाई में भी कुछ वक्त दरकार होगा। वो खामोशी को इसकी रजामंदी तसव्वुर करते बोलते चले गए। वो गायब दिमागी से उनकी तरफ देखता रहा।
उसे समझ न आया कहाँ से बात का आगाज करे, कैसे उन्हें बताए कि वो इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहता है। आपने आयरा की मर्जी जाने बिना इतना बड़ा फैसला कर लिया। कहना तो बहुत कुछ चाहता था मगर जबान से महज ये चंद अल्फाज अदा हुए। जितने जम में इसने इस रिश्ते को झुठलाया था, अब खुद में हिम्मत नहीं हो रही थी अपने दिल की हकीकत उन पर आश्कार करने की। तुम बेफिक्र रहो, आयरा की रजामंदी से ही ये सब हो रहा है। इनफैक्ट वो इन पर साइन भी कर चुकी है। उनके मुंह से निकले ये अल्फाज इसके हवास मुंजमद कर गए। वो कैसे कर सकती है ये मेरे साथ? या शायद वो भूल रहा था कि वो खुद भी कभी यही चाहता था। इसके साइन का सुनकर इसका दिमाग घूमा था। वो एक झटके में खड़ा होकर बड़े तहम्मुल से बोला था, वरना उसे आयरा पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। मगर मैं ये डाइवोर्स नहीं चाहता और नहीं मैं इन पर साइन करूंगा, क्योंकि मैं इस निकाह को खत्म करने के हक में नहीं हूँ। वो अपनी बात कहता जाने के लिए मुड़ा जब इब्राहिम साहब की तेज आवाज इसके पैरों में कुफलत डाल गई। क्या बकवास कर रहे हो? जरूरी नहीं हर बार तुम्हारी मर्जी देखी जाए, हर बार वो नहीं होगा जो तुम चाहते हो। इस दफा मैं आयरा के साथ हूँ, वो जो कहेगी वही होगा। इसलिए तुम खामोशी से साइन करो। वो गुस्से में अपने सरफिरे बेटे को देखते हुए बोले। हरगिज नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा और आपकी बेटी की अक्ल में खुद ठिकाने लगा लूंगा। वो डाइवोर्स पेपर को दो टुकड़े करता बास्केट में फेंकता, मजीद उनकी कोई भी बात सुने बगैर गुस्से से दरवाजा धकेलता बाहर निकल गया। कल रात से जब से वो बड़े पापा से मिलकर आई थी, उसे एक मिनट भी नींद नहीं आई थी। डाइवोर्स पेपर्स पर वो साइन तो कर आई थी, पर तब से ही उसे घबराहट सी हो रही थी। कभी उसे लगता इसने बिल्कुल सही फैसला किया है, अब वो बिल्कुल आजाद होगी इस अनचाहे रिश्ते से। कभी ना जाने क्यों लगता कि वो गलत फैसला कर चुकी है। नहीं, मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, आज नहीं तो कल ये तो होना था। वो खुद से मुखातब हुई। कल रात का सारा वाकया इसके जहन में गर्दिश कर रहा था। वो बड़े पापा के बुलाने के बाद उनके सामने थी। वो खामोश बैठी उनके बोलने का इंतजार करती रही। ये डाइवोर्स पेपर्स है, तुम चाहो तो सोचने के लिए वक्त ले सकती हो। सोच समझकर फैसला करना। वो मेहरबान मुस्कुराहट इसकी जानिब उछालते हुए बोले। जाने इसके दिल में क्या समाए, वो टेबल पर झुकती एक झटके में उन पर साइन करती चली गई। अब मैं मजीद नहीं सोचना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं 1% भी कमजोर पड़ूं। इब्राहिम साहब ने इस बात में सिर हिलाया। वो अपनी सोच में महव थी जब कोई तनफन करता कमरे में दाखिल हुआ। इसने नागवारी से आने वाले को देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने की? वो इसके सिर पर पहुंचकर धड़ा। गुस्से से इसके दिमाग की नसें फूली हुई थी। उसे यूं इसका गुस्सा होना समझ न आया, वो भी तो यही चाहता था। वो सुकून से इसका अंदाज मुलाहजा करती इसके मुकाबल आती हुई बोली। जैसे आपकी हिम्मत हुई थी मेरी तजलील करने की, मैं आपके सामने हरगिज भी जवाबदह नहीं हूँ। जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया है। वो दो बदो अंदाज में गोया हुई। इसकी बात पर जैसे इस पर गड़ों पानी पड़ा। ठीक ही तो कह रही थी वो क्यों उसे किसी भी बात का जवाब देती? ये सब इसने खुद ही खराब किया था, उसे ठीक भी इसी को करना था। वो खुद पर काबू पाता तहम्मुल से गोया हुआ। एक कदम नजदीक आता वो इसके कंधों पर हाथ जमाता समझाने वाले अंदाज में गोया हुआ। देखो रू, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हें हर्ट किया है, इसके लिए मैं तुमसे मुआफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। पर तुम यकीन मानो, मैं दिल से हमारे इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, तुम मुझे एक मौका तो देकर देखो। वो उम्मीद भरी निगाहें इस पर जमाता हुआ बोला। आपने मुझे समझ क्या रखा कि मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ? जब आपका दिल किया छोड़कर चले गए और जब दिल किया वापस आ गए। बहुत खूब अरसम साहब, ये जरूर आपका कोई नया ड्रामा है, पर इस बार मैं आपके किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली। ना चाहते हुए भी आखिर में इसकी आवाज भर आ गई। नहीं रू, ये कोई भी ड्रामा नहीं है यार। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? वो इसके चेहरे के गिर्द अपनी हथेलियां रखता बेबसी से बोला। आयरा ने नागवारी से इसके अमल को देखा। वो इसके हाथ झटकती तड़प कर पीछे हटी। कितनी बार आपसे कहूं मुझसे दूर रहें। आखिरी बार समझा रही हूँ, मुझसे दूर रहकर बात किया करें। समझे आप?
वो उंगली उठाती वार्निंग देने वाले लहजे में बोली, मैं ये करना चाह रहा हूँ, तुमसे दूर रहना चाहता हूँ पर नहीं कर पा रहा ये। बताओ क्या करूँ? बस एक बार यकीन कर लो मुझ पर। वो ढिठाई से इसकी सारी बातों को इग्नोर करता इसके बेहद नजदीक आ गया। आयरा ने ढिठाई की इस आला मिसाल को गुस्से से घूरा, पर इसकी आंखों में पनपते जज्बात को ज्यादा देर न देख पाई। इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करके वो घबराहट से बोली, जाइए यहाँ से। अपने लहजे की कपकपाहट पर बमुश्किल काबू पाती लहजे को मजबूत बनाती बोली, मुझे पता है ये सब बिल्कुल अचानक हुआ है, इसलिए तुम कंफ्यूज हो और शायद मुझसे नाराज भी। कोई बात नहीं, तुम जितना वक्त लेना चाहती हो लो। इसका अंदाज खुद ब खुद मोहब्बत भरा हो गया। मैं यहाँ आया तो इसलिए था ताकि इस रिश्ते को खत्म कर सकूं, पर जब से यहाँ आया हूँ जाने कौन सी कशिश है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। जब तुम आस पास होती हो सब अच्छा अच्छा लगता है, पर जब तुम पास नहीं होती तो यूं महसूस होता है जैसे कुछ अधूरा है, कहीं कोई कमी है। मैं नहीं जानता ये मोहब्बत है या नहीं, पर यकीन मानो आज तक किसी लड़की के लिए ये महसूस नहीं किया जो तुम्हारे लिए होता है। वो यकटक इसकी हेजल ब्राउन आंखों में झांकता हुआ बोला। आयरा इसके इजहार मोहब्बत को सुनकर अपनी जगह फ्रीज हो गई थी। उसे इस शख्स से तो हरगिज भी ये उम्मीद न थी। वो इसकी खामोशी नोट करता मजीद बोला, तुम्हें पता है जब तुम उदास होती हो तो तुम्हारी ये आंखें भी तुम्हारा साथ देती हैं, और जब तुम खुश होती हो तो तुम्हारी आंखों में जो चमक होती है मुझे वो बेहद पसंद है। वो इसकी आंखों को हल्के से छूता हुआ बोला। अरसम ने इसकी बंद आंखों पर होले से होंठ टिकाए थे। आयरा ने इसके लम्स पर घबरा कर आंखें खोली। अरसम इसके अंदाज पर हल्के से हंसा। ये सब बहुत अचानक हुआ है, इसलिए तुम्हें सोचने का मौका ही नहीं मिला। मुझे यकीन है मैं बहुत जल्द तुम्हारे दिल में जगह बना लूंगा। और एक बात, अब अपने जहन से ये तलाक वगैरह की बातें निकाल दो। जितना टाइम लेना चाहती हो तुम ले सकती हो, पर मुझसे दूर जाने की बात मत करना। वो शिद्दत से कहता इसका गाल थपथपा कर बाहर की तरफ बढ़ गया। वो पिछले 2 दिनों से इसका इंतजार कर रहा था, पर वो इस दिन के बाद वहां आई ही नहीं थी। वो झुंझलाता हुआ वहां से हट गया। वो वहां से हटता एनेक्सी के करीब आया जब वो उसे अंदर की तरफ जाती हुई नजर आई। हे मुस्फरा, सुनो, वो दूर से ही उसे मुखातब करता हुआ बोला। मुस्फरा ने चौंक कर उसे देखा था, वो भला उसे क्यों बुला रहा था? तुम आई क्यों नहीं वहां? मैं 2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वही तो वक्त होता है जब तुम मुझे नजर आती हो। नहीं तो मजाल है जो पूरा दिन तुम कहीं नजर आ जाओ। वो इसके करीब आता हुआ बोला। एक्सक्यूज मी, आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मेरे ख्याल से हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसकी बिना पर आप मुझसे ऐसे सवाल कर सकें। वो इसकी बातों के जवाब में बोली, जानता हूँ ऐसा कोई हक नहीं है तुम पर। वही हक हासिल करना चाहता हूँ। तुम्हारे ऊपर सारे अख्तियारात हासिल करना चाहता हूँ। तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो इसके स्पॉट चेहरे पर निगाहें टिकाए बोला, देखिए हारिब सर, हमारे दरमियान एक ही ताल्लुक है मालिक और नौकर का, और उसे ही कायम रहने दें, आपकी मेहरबानी होगी। वो जानबूझकर सर का लफ्ज अदा करती हुई उस पर जोर देती हुई बोली, क्यों नहीं हो सकता ये मैं वजह जानना चाहता हूँ। वो माथे पर बल डालता नागवारी से बोला, मैं बताना फर्ज नहीं समझती। वो इसकी मजीद कोई भी बात सुने बगैर अंदर की तरफ बढ़ गई। कुछ दूर खड़ा वजूद उन दोनों को एक साथ देख अपने दिमाग में शैतानी प्लान बुन चुका था। वो अजलत में घर के अंदर दाखिल हुआ। इसके अंदाज में वाज़ेह बेचैनी थी। इसके दिमाग में मुसलसल मुसफ़रा का इनकार करना घूम रहा था। हारिब बेटा, उसे अजलत में अंदर आता देख सारा बेगम उसे अपनी तरफ मुतवज्जह कर गई। वो परेशानी से सिर मसलता उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ। जी मम्मा, वो इसका परेशान चेहरा देख पूछ बैठी। कोई मसला है बच्चे? हारिब ने माथा मसलते हुए उनकी तरफ देखा, जाने वो कैसा रिएक्ट करेगी। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना हारिब, क्या बात है? वो इसका संजीदा चेहरा देखकर परेशान हो चुकी थी। मुझे किसी से मोहब्बत हो गई। मैं उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ।
पहली बार कोई ऐसी मिली है जिसे देखकर इस दिल ने कहा है हाँ यही है मेरी सोलमेट। वो उनका हाथ पकड़ता लजात से गोया हुआ। कौन है वो? उनका अंदाज एकदम संजीदा हो गया। मुसफरा, ड्राइवर चाचा की बेटी। जिस लड़की का उसने नाम लिया उसे सुनती वो हत्थे से उखड़ गई। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वो इसका हाथ झटके हुए बोली। तुमने क्या सोचकर उस 2 टके की लड़की का नाम लिया है? वो काम वाली की बेटी, वो मरीजा बनेगी अब इस घर की बहू। वो लड़की जो एक लफ्ज को 10 टुकड़ों में तोड़कर बोलती है, तुम्हें लगता है मैं उसे अपनी बहू के तौर पर तस्लीम करूंगी? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो इसके लिए ऐसे अलकाब सुनकर तड़प उठा था। मम्मा, वो एहतजाजन बोला। वो जो खुद भी यही सोच रखता था कि दोस्ती और रिश्तेदारी हमेशा बराबर वालों में अच्छी लगती है। आज अपनी माँ के मुंह से उसके लिए ऐसे अल्फाज उसे तमाचे की तरह लगे थे। मम्मा, मेरी मोहब्बत है वो, आप प्लीज उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल मत करें। वो एक दफा फिर तनकर उनके सामने गोया हुआ। जानती हूँ ऐसी 2 टके की लड़कियों को जो बड़े घरों में काम के बहाने ऐसे काम करती हैं। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि वो निकाहशुदा है। ये बात नहीं बताई उसने तुम्हें? वो इस्तहज़ाए अंदाज में मुस्कुराई। एक लम्हे को वो सुन्ना हुआ उलझन भरी निगाहों से उनकी तरफ देखता रहा। उनकी बात सुनकर उसे यूं महसूस हुआ कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। इसके कानों में सिर्फ यही बाज़िश्त हो रही थी कि वो पहले से ही किसी के निकाह में है। ये कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ मेरी है। वो होले से बड़बड़ाया। आप झूठ बोल रही हैं। अपनी कैफियत पर काबू पाता वो सुर्ख आंखों को उठा उनकी तरफ देखता हुआ बोला। मुझे क्या पड़ी है झूठ बोलने की? वो धोखेबाज लड़की तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे ये बात समझ नहीं आई, मेरे बेटे को तो हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है, तो उसे वो 2 टके की अटक अटक कर बोलने वाली वो मरीजा कैसे पसंद आ गई? वो अपने बेटे की खामोशी से जान चुकी थी कि तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। उन्हें इस वक्त अपने बेटे की बेवजह खामोशी भी नजर नहीं आ रही थी। वो जानकर भी अनजान बन रही थी कि वो अपने अल्फाज से उसे तकलीफ पहुंचा चुकी है। वो जाने उस लड़की के खिलाफ क्या क्या बोल रही थी। वो खामोश सा अपनी सोचों में उलझा उनकी बात कहाँ सुन रहा था। आयरा बेटा, मैं अंदर आ जाऊं? लाइबा बेगम दरवाजे के पास खड़ी उसे अपनी तरफ मुतवज्जह कर गई। मम्मा, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं, अंदर आइए ना। वो किताबें समेटती उनकी तरफ मुतवज्जह हुई। लाइबा बेगम इसके नजदीकी बेड पर बैठ चुकी थी। क्या कर रही थी मेरी बेटी? वो इसके बाल संवारती हुई बोली। कुछ नहीं मम्मा, कोई काम था आपको? वो उनके कंधे पर सिर टिकाती हुई बोली। हम बात तो करनी है तुमसे। वो हुंकार भरती हुई बोली। मेरी बात तहम्मुल से सुनना, फिर कोई फैसला करना मेरी जान। नम्रा की शादी पर तुम्हें वहीद ने पसंद कर लिया है। काफी अच्छा लड़का है, डिसेंट सा। इसने तुम्हारे बाबा से रिश्ते की बात की है। वो बार बार इसरार कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें डिनर पर इनवाइट कर चुके हैं, ताकि तुम दोनों की मुलाकात भी हो जाए। वो इसका संजीदा चेहरा देखती हुई बोली। पर मम्मा, अभी क्या जल्दी है इन सब की? अभी तो मेरा डाइवोर्स भी नहीं हुआ। इसके लहजे में वाज़ेह करब था। जानते हैं हम, पर हम कौन सा अभी शादी कर रहे हैं। बस वो आज देखने आ रहा है। अगर तुम्हें वो पसंद होगा फिर ही बात फाइनल की जाएगी। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? अगर तुम इनकार करोगी तो भी हमें कोई एतराज नहीं होगा। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोली। ठीक है मम्मा, पर इसके बाद मुझे शादी के लिए फोर्स न किया जाए। वो अपनी बात उनके सामने रख गई। फिक्र मत करो मेरी जान, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। वो इसका गाल थपथपाते उठकर जा चुकी थी। वो खामोशी से बंद दरवाजे पर निगाहें टिकाए बैठी थी। यानी अभी इसकी आजमाइश खत्म नहीं हुई थी, एक और नया इम्तिहान। इसने ये सोचते हुए गहरा सांस भरा। वो सुकून से सीढ़ियां उतरता नीचे आया। इसने हैरानगी से लाउंज में मौजूद मेहमानों को देखा था। वो शायद जिंदगी में पहली बार उन्हें देख रहा था। उनके करीब आता वो फॉर्मेलिटी के लिए सलाम कर चुका था। एक नजर अपनी मताह हयात पर डाली जो उनके दरमियान खामोश सी जैसे सारी दुनिया से खफा बैठी थी। इसकी आवाज पर सबने निगाहें उठाकर इसकी तरफ देखा था।
पर इसकी नजर तो सिर्फ अपनी फेरी की तरफ थी। जब इसके कानों में सामने बैठी औरत की आवाज गूंजी, भाई हम तो करते हैं सीधी बात, आपकी बेटी का कद छोटा है, अगर मेरे बेटे की जिद न होती तो कभी इस रिश्ते के बारे में सोचती भी नहीं। वो नाक चढ़ाते हुए बोली। लम्हे के हजारवें हिस्सों में वो समझ चुका था कि बात इसकी जिंदगी के बारे में हो रही है। इसने बेयकीन निगाहों से अपनी शरीक हयात की तरफ देखा जिसके चेहरे पर इस औरत की बात पर एक साया सा आकर गुजरा। इसने बड़ी मुश्किल से खुद को तैयार किया था। अब एक दफा फिर इसकी जात पर एतराज उसे 4 साल पीछे धकेल गया। इसने करब से आंखें मींची। क्या इसका खुद का इख्तियार था जो भी आता इसकी हाइट पर चोट करता था? क्या बकवास है ये? किसका रिश्ता हो रहा है? वो धारता हुआ बोला। तुम चुप करो बरकुरदार। बड़े पापा ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। लो भला हमने क्या गलत कहा, सही तो कह रहे हैं, अब लड़की में कमी तो है भाई। अगर इतनी ही अजीज है तो घर बिठा कर रखो। अगर हम रहम खाकर रिश्ते के लिए हाँ कर रहे हैं तो उसे गनीमत समझो। आंटी जी ने अपनी टांग फंसाना जरूरी समझा। इब्राहिम साहब ने नागवारी से इस औरत की बात सुनी। इस औरत की बातें आरसम की बर्दाश्त से बाहर थी। क्या कमी लगा रखा है? कोई कमी नहीं है मेरी एंजल में। अगर आपकी जगह ये बात किसी मर्द ने की होती तो गुड्डी से उसकी जबान खींच लेता। अपना बोरिया बिस्तरा समेटिए और निकलिए यहाँ से अपने इस छछूंदर बेटे को लेकर। उसकी धार नुमा आवाज पर लाउंज में सुकूत सा छा गया। वो एक ही जस्त में इस तक पहुंचा जो खामोशी से सिर झुकाए आंसू बहाने में मसरूफ थी। उसे हैरानी हुई थी इसके ऐसे रवैये पर। नहीं तो वो खानदान की सबसे दबंग बंदी के नाम से मशहूर थी। पर वो शायद भूल गया था कि जब जख्म अपनों से मिले तो इंसान वाकई कमजोर पड़ जाता है। पापा समझिए, रुखसती हो गई आपकी बेटी की। वो उसकी कलाई जकड़ता हुआ बोला। तुम उसे नहीं ले जा सकते, ये मेरी होने वाली बीवी है। रिश्ते के लिए आया लड़का जिसका नाम गालिबन वहीद था तन कर इसके सामने खड़ा हो गया। इसने गुस्से से पंच बनाकर उसके नाक पर मारा। मेरी बीवी का नाम आज से अपने जहन में भी न लाना, नहीं तो जिंदा गाड़ दूंगा, समझे तुम? आज इसका ये रूप सबको हैरान कर रहा था। चलो एंजल। इसने अपने हाथों में मकैद इसकी कलाई को अपनी तरफ खींचा पर वो टस से मज न हुई। उसे अपनी जगह से हिलते न देख वो बगैर इर्द गिर्द की परवाह किए एक ही जस्त में उसे उठा चुका था। वो इतने लोगों की मौजूदगी में इसकी बेबाकी पर कान तक सुर्ख पड़ी। नीचे उतारो मुझे बेशर्म इंसान, वो गुस्से की शिद्दत से चीखी। इब्राहिम साहब भी उसे आवाजें देते रहे पर वो सुनी अनसुनी करता लाउंज पार करता सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में लाकर उसे नीचे उतार दरवाजा बंद करते इसकी तरफ गुस्से से मुड़ा। क्या था ये सब? तुम बताना पसंद करोगी? क्या करने आए थे वो लोग? तुम मेरे निकाह में हो। तुम्हें मेरे अलावा किसी को सोचने की भी जरूरत नहीं। ये बात अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो। वो 2 उंगलियों से इसके सिर पर नोक करता हुआ बोला। उसे अपने करीब देखकर इसका गुस्सा झाग की तरह बैठ चुका था। दोनों बाजू इसके इर्द गिर्द रखता उसे अपने हिसार में कैद कर चुका था। फिर कुछ सोचकर वो इसके माथे पर झुकता शिद्दत भरा लम्स छोड़ गया। आयरा को इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर पड़ती हुई महसूस हुई। इसके लम्स पर वो दम साध चुकी थी। अब वो इसके कानों में कुछ सरगोशी कर रहा था पर उसे तो उसके लम्स से वहशत हो रही थी। इसने पूरी शिद्दत लगाकर उसे खुद से दूर धकेला था। दूर रही मुझसे, मुझे नफरत है आपसे। आपके लम्स से मुझे वहशत हो रही है। इसने हैरानी से नजर उठाकर इस छोटी सी लड़की को देखा जो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। आज वो इससे नफरत की दावेदार थी। वो कमरे में बैठी हारिब की बातें याद कर रही थी। उसे यही लगता था कि वो जज्बाती हो रहा है इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। जब ठंडे दिमाग से सोचेगा तो उसे खुद ही अपने फैसले पर पछतावा होगा। अपनी तरफ से वो उसे इनकार कर चुकी थी। उसे लगा था अब वो इसके आसपास भी नजर न आएगा। पर शायद वो भूल गई थी कि किस्मत के फैसले अगर इंसान के खुद के हाथ में होते तो बात ही अलग थी। ऊपर वो कातिब तकदीर बैठा था सबकी किस्मतों का फैसला करने के लिए। जाने मेरे साथ ही हमेशा क्यों गलत होता है, मैं ही हर बार क्यों आजमाई जाती हूँ।
क्या मेरी जिंदगी कभी सहल नहीं होगी? वो ना चाहते हुए भी शिकवा कर बैठी। वो चलती हुई खिड़की के पास आकर खड़ी हो चुकी थी। निगाहें गहरी रात में दूर परे आसमान पर मौजूद चमकते चांद पर टिकाए वो खुद के माह व साल का हिसाब कर रही थी। क्या मिला उसे बचपन से अब तक? लोगों के ताने, किसी का उसे हिकारत भरी निगाहों से देखना तो किसी का हमदर्दी भरी। अब तो उसे इस सब की आदत हो चुकी थी। वो सिर झटक कर सारी सोचों को भी झटकने की कोशिश कर रही थी। देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। जुहान, उसे सीढ़ियां उतरते देख आमना बेगम उसे मुखातब कर बैठी। जी मम्मा, क्या बात है? वो मुकम्मल उनकी तरफ मुतवज्जह होता उनके नजदीक सोफे पर बैठ चुका था। मैं चाह रही थी तुम मनसा को मंगनी के लिए इसकी पसंद की शॉपिंग करा लाओ। पर मम्मा मेरे पास फारिग वक्त नहीं है। वो मनसा के नाम पर बेजारगी से बोला। टाइम निकाल कर उसे ले जाना। वो उसे हुक्म सादिर करती दो टूक लहजे में बोली। जुहान ने झुंझलाते हुए उनकी तरफ देखा। अब इस बला को शॉपिंग भी करवाना पड़ेगी। वो ऐसा मुंह बनाता हुआ सोच रहा था जैसे मुंह में कड़वा बादाम डाल दिया हो।